अध्याय 51 खरीदारी सफल 500,000 नेडेन। शांत हॉल में एक शांत और शांत आवाज गूंजी जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह ओलिवर था। ओलिवर ने अप्रत्याशित रूप से पत्थर के लिए बोली लगाई थी। लोगों ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और महसूस किया कि यह वही व्यक्ति था जिसके पास पहले से संदिग्ध पोशाक और रहस्यमय शक्तियां थीं। नीलामी करता रुका और ओलिवर की ओर देखा, इससे पहले कि वह जल्दी से बोली। 500,000 नेडेन। क्या कोई मुकाबला करना चाहता है? हम्फ। पहले वाले बूढ़े व्यक्ति ने छोटे कद के ओलिवर को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए व्यंग्य किया। युवा और नादान, नहीं जानते कि बड़ों की मदद की सराहना कैसे करें। ये पीढ़ी बेकार है। चूंकि वह पुराना ब्लॉक था, उसकी सोच स्वाभाविक रूप से उसकी उम्र से मेल खाती थी। कुछ अदूरदर्शी लोगों ने उस पर व्यंग्य भी किया। उन्हें लगा कि उन्होंने शुरू से ही ओलिवर को गलत समझा है। ऐसा लग रहा था कि लड़का केवल ताकत छुपाने वाली कोई कलाकृति या अधिक रहस्यमय दिखने के लिए कुछ ले जा रहा था। दर्शकों में से कुछ लोग उनके प्रति तिरस्कार महसूस किए बिना नहीं रह सके, जबकि अन्य लोग कलाकृतियों को खरीदने के उसके कारण पर विचार कर रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह वास्तव में अनुभवहीन था और सिर्फ अलग दिखना चाहता था या इसमें कुछ और गहरा था। ओलिवर को लगा कि एक बार परिचित निगाहें उसे फिर से जांच रही हैं। उसने जेना की ओर देखा और अपनी विशेष आंखों से पढ़ा कि वह क्या बोल रही थी। वह उससे पूछ रही थी कि वह उससे क्या करना चाहता है। हालांकि यह जानना उसका काम नहीं था, फिर भी उसने ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे उसकी चिंता भी हो। एक निर्दयी और चतुर महिला अचानक उसके लिए चिंता दिखा रही है। वह इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। संभव है कि वह जानना चाहती हो कि क्या वह कलाकृति से संबंधित कुछ भी जानता है या नहीं। स्वाभाविक रूप से वह उसे कुछ नहीं बताएगा या वह सीधे ऐसी बोली लगा देगी जिसका मुकाबला वह नहीं कर पाएगा। उसने ये शब्द बोले, मैं चाहना को खड़ा होना बाहर, और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। जेना, जो बहुत ऊपर थी, उसका तर्क सुनकर दंग रह गई। वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। ये छोटा बच्चा, हालांकि वह मूर्ख और भोला दिखता था, लेकिन बहुत पैसे वाला था। वह दरों से अवगत था और उसकी नज़र एक बढ़ते हुए व्यापारी की थी। वह घाटे का सौदा नहीं करेगा, और जिस पत्थर को सब लोग घाटे का सौदा समझ रहे थे, वह अचानक उसके द्वारा बोली लगा दी गई। अगर वह उसे नहीं जानती तो शायद वह भी उसे ध्यान खींचने वाला लड़का समझती, लेकिन अब नहीं। वह पिछली बार उनकी बातचीत से उसके व्यक्तित्व को जानती थी। जब खजानों के बीच से कूड़ा बीनने की बात आती थी तो वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उनकी कलाकृतियों का मूल्यांकन करने का कौशल बहुत अच्छा था। इतना अच्छा कि वह उसे ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन का सच्चा सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने को तैयार थी। उसने उस पत्थर में कुछ न कुछ अवश्य देखा जिसका वह पता नहीं लगा सकी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये छुपी हुई एक और महाकाव्य श्रेणी की कलाकृति थी। उसे अचानक उसके खिलाफ बोली लगाने की प्रबल इच्छा हुई। उसकी संपत्ति के साथ वह उससे बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, और पत्थर खरीदने के बाद वह इसकी जांच कराने के लिए इसे ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन के शीर्ष मूल्यांककों के पास भेज सकती थी। उसने एक बार फिर उसे देखा और फिर मंच पर रखे डिस्प्ले बॉक्स में साधारण पत्थर को देखा। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। मुझे पहले इसके लिए बोली लगानी चाहिए थी। उसे पहले इसके लिए बोली न लगाने का पछतावा था। अब उसने स्पष्ट कारणों से बोली न लगाने का निर्णय लिया। ओलिवर और वह अब एक ही संगठन के थे और एक तरह से वह उसका जूनियर और बच्चा था। यदि वह वास्तव में उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती है, तो न केवल वह भविष्य में उसके साथ अपने संबंध खराब कर लेगी, बल्कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसकी सोच के आधार पर उसे भड़का भी देगी। वह बहुत रहस्यमय था और रहस्यों के कोहरे में डूबा हुआ था। उसकी क्षमता अज्ञात थी। वह मिस्टिक पर्च कबीले के उसके बेकार होने के मूल्यांकन पर विश्वास नहीं करती थी। वह हमेशा एक ही समय में कई परिदृश्यों के बारे में सोचती थी।
क्या होगा यदि ओलिवर असाधारण था और कबीला अपने सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारियों के बारे में विवरण कबीले के अन्य लोगों को लीक नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे प्रतिभाहीन करार दिया। क्या होगा यदि ओलिवर कुछ छिपा रहा था जिसके बारे में महान कबीले को भी पता नहीं था? उसके दिमाग में कई परिदृश्य घूम रहे थे। अगर ऐसा परिदृश्य वास्तव में सच होता, तो वह गलत व्यक्ति से दुश्मनी बना रही होती। यदि वह उससे पहले बोली लगाती तो उसके पास उसे दोष देने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन जो हो गया सो हो गया। उन्होंने इस बार सामग्री की तुलना में मानव संसाधनों को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया। अपने शांत दिमाग और बुद्धिमत्ता के साथ वह ओझाओं के बीच व्यापार उद्योगों में जीवित रही और हावी रही। वह जानती थी कि इस समय उसके लिए क्या अधिक मूल्यवान है। भारी मन से वह शांति से इंतजार करती रही। हालांकि पहले उसे डरावने होने का संदेह था, लेकिन उसने इसे जाने दिया। बात बस इतनी थी कि वह अपनी सीमाएं नहीं जानता था और इसीलिए इतना साहसी था। वह एक प्रतिष्ठित महिला घटिया कैसे हो सकती है? अगर उसे उसकी असली ताकत का पता होता, तो वह उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता। उसने अपना सिर हिलाया और सीधे चेहरे से आगे की ओर देखा। बहुत ऊंची रकम की बोली लगाने के मन के विचारों को गुप्त रूप से दबा दिया। चून की बोली लगाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। आइटम अब नंबर 69 का है। बधाई हो, नंबर 69। उसने हल्की से ताली बजाए और राहत की सांस ली कि कोई इस कबाड़ के टुकड़े को खरीदने को तैयार है। वहां हमेशा ऐसी कबाड़ सामग्री होती थी जो कभी कभार फिसल जाती थी। उसने अपने सहकर्मियों से सुना था कि जब कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहता तो उन्हें कितना अजीब महसूस होता था। यहाँ रहने के दौरान उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया था, और यह वैसा ही बनने वाला था, लेकिन सौभाग्य से किसी ने इसे खरीद लिया। वह कृतज्ञ महसूस कर रही थी। ओलिवर को धन्यवाद, उसे अब और अधिक कमीशन मिलेगा। बाद में वह नीलामी प्रमुख को एक रिपोर्ट सौंपेगी और अनुरोध करेगी कि वे पिछले दरवाजे से वस्तुओं को स्वीकार न करें और पहले उनका उचित मूल्यांकन करें। भीड़ की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। नंबर 69 मूर्ख है, हाँ, इसकी मदद नहीं की जा सकती। हर साल नीलामी में ऐसे ध्यान खींचने वाले मौजूद रहते हैं। आप सही हैं। उन्होंने एक कनिष्ठ विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता श्री टेशु की सलाह को भी नजरअंदाज करने का साहस किया। हाँ, सागरा टेशु इतना दयालु था कि उसने दूसरों को इस बेकार सामग्री के बारे में बताया, और फिर भी 69 नंबर का ये व्यक्ति यह नहीं जानता था कि इसकी सराहना कैसे की जाए। दूसरे व्यक्ति ने सिर हिलाया। भूल जाओ, वह या तो किसी कुलीन परिवार या कबीले का एक बिगड़ल बच्चा है, या उसने अमीर दिखने के लिए इस कबाड़ को खरीदने के लिए अपनी पूरी बचत खर्च कर दी है। यदि यह बात की बात है, तो उसे जल्द ही इसका पछतावा होगा। तभी उन्हें अचानक ठंड महसूस हुई। कहानी खत्म, अलविदा।